गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है और हमारे रूटीन के अनुसार आज हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला भाग आज करेंगे और अगला भाग कल। आज की क्लास में हम पंचायती राज सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी शुरुआत किस समय से हुई और कितनी मेहनत के बाद आज पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आ पाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण से आया है हमारे देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ किस आर्टिकल में पंचायती राज सिस्टम से जो रिलेटेड है उसकी क्या भूमिका है, उनको डिटेल्स में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में या पीएससी में या एसएससी में, जनरल स्टडीज में इसका सवाल बहुत बार आता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास हम आज शुरू करते हैं। गवर्नमेंट हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर पे पाई जाती है। एक है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। एक है पंचायत जो गांव में पाई जाती है, रूरल एरियाज में, और एक है नगर पालिका जो शहरों में पाई जाती है। तो आज की हमारी क्लास का मुख्य उद्देश्य पंचायत के बारे में पढ़ना होगा पूरी तरह से। पंचायती राज सिस्टम। दोस्तों, पंचायती वर्ड ही हमारे देश के गांव से निकल के आया है। पंच यानी पांच लोग, पांच समझदार लोग जो गांव में ज्यादातर उम्रदार हुआ करते थे, उनको गांव वाले चुनकर एक ऐसे पोजीशन पर बैठाते थे ताकि वो गांव के बारे में डिसीजन ले पाएं, वो गांव में होने वाली किसी भी समस्या के ऊपर विचार करें और उसका सोल्यूशन दे पाएं। तो पंचायती राज सिस्टम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे गांव का। पंचायती राज सिस्टम का महत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ में आया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन्होंने मेंशन किया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हर स्टेट की जिम्मेदारी होगी। पंचायत एक्चुअली में पीपल्स मूवमेंट या पीपल्स पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस के अंदर। पंचायत हमारे देश के गांव के लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, हमारे संविधान से पहले ही पंचायत जैसी कॉन्सेप्ट पहले से थे। जो आज का पंचायत हम देखते हैं, वो नया पंचायत जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो एक इंप्रूवमेंट है जो पहले वाले पंचायत थे। किस मामले में? यूनिफॉर्मिटी में, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में और स्टेट सपोर्ट में। पहले के पंचायतों में शायद स्टेट गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती थी या करती नहीं थी। उनको लगता था कि ये अपने छोटे लेवल पे कर रहे हैं, इनकी अपनी सुविधा के लिए। लेकिन आज के समय में, आज के राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसा प्रतीत हुआ लोगों को कि अगर पंचायत अच्छा है तो राज्य अच्छा है, अगर राज्य अच्छा है तो देश अच्छा है। तो पंचायत को सबसे पहले सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। पंचायती राज सिस्टम को हमारे देश के संविधान में और हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराने की पहली कोशिश की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में जमा की थी। 1959 में पंचायती राज सिस्टम को मूलभूत तौर पे हमारे देश में अपनाया गया या फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया वो था राजस्थान। इस कमेटी को फॉर्म किया गया था 1956 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्हें देखना था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये जो पहले से चल रही दो प्रोग्राम थी, ये किस तरीके से चल रही है, इनको और कितनी अच्छी तरीके से और चलाया जा सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको चलाने में। इसको स्टडी करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को फॉर्म किया गया था 1956 में। जैसा मैंने कहा, कमेटी ने रिपोर्ट नवंबर 1957 में जमा किया। बलवंत राय मेहता जी ने 3 टियर पंचायती सिस्टम की बात की, जहां पर उन्होंने ग्रामीण स्तर पर, विलेज स्तर पर ग्राम पंचायत को बनाने की बात की, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति को बनाने की बात की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद को बनाने की बात की। इन तीनों लेवल में केवल ग्रामीण स्तर पर उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने की बात की। बाकी दोनों स्तर पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरमैन बनाने की उन्होंने रिकमेंडेशन की। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर्स टू दीज बॉडीज बी एंश्योर्ड, यानी इन बॉडीज को सुचारू रूप से चलने के लिए इनके पास पावर होनी चाहिए और इनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशन को ये चला पाएं। इन्होंने पंचायत पर्सनल के, यानी पंचायत में काम करने वाले लोगों के ट्रेनिंग की बात की, जो कि हाई प्रायोरिटी पे की जानी चाहिए। उस वक्त की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अब हटा दिया है, उसने इस रिकमेंडेशन को मान लिया। लेकिन उन्होंने कोई एक मॉडल नहीं बताया कि हर स्टेट में इसी एक खास मॉडल का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, बल्कि उन्होंने हर एक स्टेट को अलाउ किया कि वो अपने तरीके से इस सिस्टम को अपनाएं। केवल ब्रॉडली जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूलभूत बातों को ध्यान रखें कि वो कहीं बदलाव ना हो, उससे कहीं हम ना भटकें। राजस्थान
1959 में पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया, और आंध्र प्रदेश भी उसी साल राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया। कुछ राज्यों ने तो 4 टियर सिस्टम तक बना लिए और न्याय पंचायत को भी उसमें इंक्लूड कर दिया। इसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 में, जो जनता गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी। 3 टियर सिस्टम और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जगह पे इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की। इन्होंने कहा कि जिला परिषद बनाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत बनाइए विलेज लेवल पे। पॉलिटिकल पार्टीज हर एक लेवल पे इनमें भाग लें और टैक्सेशन का कंपलसरी पावर यानी अनिवार्य शक्ति इन बॉडीज को होना चाहिए अपने आप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग की जाएगी वो जिला परिषद से इनपुट लेके की जाएगी, यानी जिला परिषद रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग के लिए। एक अलग से मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज बनाइए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट करवाइए, और सबसे बड़ी बात, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये अशोक मेहता कमेटी में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की गई थी। जिस तरीके से बलवंत राय मेहता ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की पहली बार बात की थी अशोक मेहता जी ने। आइए पढ़ते हैं अब जीवीके राव कमेटी 1985 में जो बनाई गई। प्लानिंग कमीशन ने इसको स्टैब्लिश किया था और इसका मुख्य काम था कि पंचायती राज सिस्टम को कैसे और रिवाइव किया जा सके, उनके पास किस तरह से पावर ट्रांसफर की जा सके ताकि लोकल लेवल पे ये इंस्टीट्यूशंस खुद ब खुद चल पड़े। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट बनाना है प्लानिंग का और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होगी वो प्रिंसिपल बॉडी होगी फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए। राव कमेटी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के एक एडिशनल पोस्ट को भी बनाने की बात की गई, जिसे कि जिला परिषद का सीईओ बनाया जाए, और उन्होंने कहा कि हर एक लेवल पर रेगुलर इलेक्शंस होने ही चाहिए। फिर 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इनका भी काम वही था कि पंचायती राज सिस्टम को कैसे रिवाइटलाइज किया जा सके। यानी 1985 की जीवीके राव कमेटी जिसे प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि एक और कमेटी बनानी है, एलएम सिंघवी कमेटी। दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि ये कमेटी का सिलसिला कितना लंबा चला। क्यों हमारे जो पॉलिटिशियंस थे नेशनल और स्टेट लेवल पे, क्यों उसको डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे थे जो पहले से हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट थी। तो हम स्टडी पे स्टडी किए जा रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन 1959 में होना चाहिए था जो आज 1986 हो गया, फिर भी नहीं हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। एलएम सिंघवी कमेटी ने फिर से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले ऐसा बोला। न्याय पंचायत को भी उन्होंने बनाने के लिए बोला ताकि कुछ गांव के क्लस्टर्स को मिलाकर एक न्याय पंचायत का नोड बनाया जाए। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एलएम सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट को पेश करते हुए 1989 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसको अपोज किया। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई 1991 में। उस वक्त 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1992 में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। तो अब हम इस एक्ट के हर एक डिटेल को समझेंगे, हर एक बॉडीज को पहचानेंगे कि कौन सी बॉडी का काम क्या है, किस एक्ट ने क्या पावर दिया किस बॉडी को, इसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ग्राम सभा। इसके मेंबर होते हैं उस गांव के हर एक लोग जो 18 वर्ष की उम्र से ऊपर हैं और स्टेट या नेशनल लेवल पे वो वोट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली गांव के इलेक्टोरेट होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल वो लेवल जो गांव और डिस्ट्रिक्ट के बीच में होता है, और हर एक स्टेट का गवर्नर इसको पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और म्यूनिसिपलिटीज, ये सारे कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 243 का पार्ट बनाया गया है। आर्टिकल 243 ए कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ग्राम सभा को पावर देती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में अपने डिसीजंस को ले और हर एक लेवल पे उनके परफॉर्मेंस को भी चेक करे। फिर आता है आर्टिकल 243H, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एंड आर्टिकल 243I। आर्टिकल 243H और 243I दोनों फाइनेंशियल प्रोविजन को डील करते हैं। 243H कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑथोराइज करता है किसी भी पंचायत को किस तरह के टैक्स को कलेक्ट करेगा, लेवी करेगा और अप्रोप्रिएट करेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, उनको जो मिलना चाहिए, चाहे वो खुद ब खुद उसको कलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू द लिमिट। और आर्टिकल 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करती है, यानी जो फाइनेंस कमीशन हमारे सेंट्रल लेवल पे बनता है या नेशनल लेवल पे बनता है, उसका काम होता है कि नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से टैक्स कलेक्ट करती है पूरे देश से और उसका बंटवारा करती है अपने स्टेट्स में, उसी तरह से स्टेट लेवल पे इस फाइनेंस कमीशन का काम होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से टैक्स कलेक्ट करती है पूरे राज्य से, स्टेट से, और उसका बराबर बंटवारा
पॉपुलेशन के हिसाब से या कुछ पैरामीटर को फॉलो करते हुए हर एक पंचायत में करे, तो उसको देखना, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में एडिशनल सुझाव देना, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होगा। और गवर्नर का काम होगा इस लॉ के यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के 1 साल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन की संरचना करे, उसको स्थापित करे और हर 5वें साल में फाइनेंस कमीशन जो स्टेट लेवल पे हो उसको बनाया जाए। और स्टेट फाइनेंस कमीशन के कॉम्पोजिशन, उनके क्वालिफिकेशन, मेंबर्स, किस तरह से उनका चुनाव होना चाहिए, ये सारा कुछ स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। अब आता है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के इलेक्शंस की बात करता है। ये पंचायत लेवल पे इलेक्शन सुचारू रूप से इंडिपेंडेंटली किस दिशा में हो, इस सारी चीजों को डिसाइड करने का काम है आर्टिकल 243 के का। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने की भी बात की, इसको भी अपॉइंट करेंगे गवर्नर ही। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में और एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। तो एक्सेप्ट इन कुछ राज्यों को छोड़ के या नेशनल कैपिटल टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज की हर एक स्टेट में बनाने की बात की गई। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी दी गई हर एक स्टेट को कि वो अपने लेजिस्लेशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज बनाएं और इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन देना है, जिस तरह से इसको बनाना है, इसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जैसा कि हम समझ सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव भी हो सकते हैं और अर्बन बॉडीज भी हो सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज भी हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे मेंबर के, वो ग्रामीण इलाकों से भी आएंगे और शहरी इलाकों से भी आएंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन होगा, बोथ रूरल एंड अर्बन लोगों का मिला हुआ ये ग्रुप होगा। और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें होंगे जो किसी खास विषय के बारे में अधिक जानकारी रखते होंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के मेंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन के हिसाब से करा जाएगा। और उसमें भी पॉपुलेशन किस में ज्यादा है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। अगर ग्रामीण में होगा तो पंचायत लेवल से ज्यादा लोग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज में पंचायत या ग्रामों को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर अर्बन इलाकों में यानी शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से और उसी अनुपात से दोनों अर्बन और रूरल एरिया से लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब थोड़ा इसके बारे में ब्रॉडली समझते हैं। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। और आज से पहले यानी 1992 के पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसी स्टेट ने बनाया, किसी को मन किया तो उन्होंने नहीं बनाया। 1992 में जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके बाद से पंचायती राज सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसी के ऊपर, उनके मूड के ऊपर चलना बंद कर दिया। अब उनके लिए एक लॉ बन गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गए और उनको सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा आयाम समझा गया। तो जिस तरीके से स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट हुआ है और लेजिस्लेचर हुआ है स्टेट का, उसी तरीके से अब ग्रामीण लेवल पे, लोकल लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत कहा गया है इन बॉडीज में इलेक्टेड मेंबर्स हर 5 साल में चुने जाना चाहिए और अगर किसी कारण से ये डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करके इस बॉडी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। इनके इलेक्शंस को ताकि सुचारू रूप से चल सकें, फेयर हो, फ्री हो, टाइमली हो, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने की बात की गई। जो सबसे क्रांतिकारी चीज इस अमेंडमेंट में थी वो थी वुमेन के लिए रिजर्वेशन 1/3 सीट का। और इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स की भी रिप्रेजेंटेशन होगी या उसी अनुपात में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुल मिला के 29 फंक्शंस बताए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। आगे बढ़ते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2 तरह के प्रोविजंस हैं, एक है कंपलसरी, दूसरा है डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी प्रोविजंस में ये कुछ आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 243B, हर एक स्टेट में जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा है, उसके यहां पर विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। आर्टिकल 243C कहता है लोकल लेवल पे यानी लोएस्ट लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए पंचायत में सिर्फ इलेक्शन होना चाहिए और हर 5वें साल में इलेक्शन होना ही चाहिए। 243E कहता है कि अगर किसी कारण से एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बॉडी विलेज लेवल पर डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन वापस हो जाना चाहिए और जो नई बॉडी सिलेक्ट करके आई है वो पिछले बॉडी के जो बचे हुए 5 साल थे उन 5 साल को पहले वो खत्म करेगी, फिर वापस इलेक्शन होगा। आर्टिकल 243D कहता है कि हर एक लेवल पे हर पंचायत बॉडी में SC और ST के रिजर्वेशन को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करना है। और आर्टिकल 243D ही बोलता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लगभग 1/3 होना चाहिए और जिस अनुपात में वुमेन SC STs में है उसी अनुपात में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का 1/3 भाग भी डिसाइड करना है कि इसमें SC और ST वुमेन कितनी होंगी।
आर्टिकल 243C कहता है कि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पंचायत चेयरमैन का चुनाव होना है। अब करते हैं डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस के बारे में बातें। ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस टू ग्राम सभा, इसके लिए जो मॉडल होगा ये स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है। किस तरीके से चेयरपर्सन का चुनाव होगा विलेज लेवल पे, ये भी डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज उनको देना है या नहीं देना है, यह भी प्रोविजन डिस्क्रिशनरी है। तो किस किस टैक्स के लिए, ड्यूटीज के लिए, टोल्स के लिए पंचायत को ऑथराइज करना है, यह भी डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ उनके अकाउंट की ऑडिटिंग किस तरीके से हो, यह भी स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा। तो दोस्तों ये है एक जिस्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, किस तरीके से ये आया, किस आर्टिकल का क्या काम है और आखिर में आज का स्टेटस क्या है। इसको भी हमने कुछ हद तक समझा कि पावर किस तरह से डिवॉल्व की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इनको इंप्लीमेंट करती है। तो दोस्तों ये सारा कुछ मैंने एम लक्ष्मीकांत और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने ली वो इंटरनेट से ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का फीडबैक और डाउट हो आप इसको काइंडली मेंशन करें, हम वहां पर उसको एड्रेस करेंगे कमेंट सेक्शन में। कल का क्लास पार्ट 2 होगा जिसमें हम अर्बन लोकल बॉडीज और पेसा यानी पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम अपने अपडेट्स वीडियो के रिगार्डिंग आपको बता सकें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ये चीज हम बिना किसी प्रॉब्लम के आपको इन्फॉर्म कर पाएं कि कब क्या वीडियोज आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, टेक केयर।